वेलकम टू चैनल मैथ्स ऑन पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और आज हम आपको जो इग्नू बीसीए एंड बेसिक कंप्यूटर एंड पीसी सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, जिसका कोड है BCS011। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको हिरार्की ऑफ कंप्यूटर तक बताया था। आइए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल टॉपिक बताया था ये मेमोरी हिरार्की। मेमोरी हिरार्की के बाद हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर आता है सेमीकंडक्टर। इसके 3 कैरेक्टर होते हैं। पहला होता है सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी हम कहते हैं, इसका ये होता है कि इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले होता है पहला कैरेक्टर, इसका मीडियम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है। अगला ये रैंडम या डायरेक्ट वर्क करता है। ठीक है, अगला ये वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब कि जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस समय कंप्यूटर हमारा ऑन है। और वोलेटाइल का मतलब ये होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्यूटर हमारा ऑन है, उसके बाद हमने जब कंप्यूटर ऑफ कर दिया और फाइल वो डिलीट हो गई तो वो होता है वोलेटाइल। ठीक है, उसके बाद है टाइम एसेस, जो इसका 10⁻⁸ सेकेंड होता है। और ये कितने बिट का होता है? 10⁻⁻2 बिट का होता है। ये क्या कौन सा होता है? सेमीकंडक्टर मेमोरीज होता है। ठीक, अगला होता है मैग्नेटिक मेमोरीज। जिसका मीडियम क्या होता है? मैग्नेटिक मीडियम होता है। ये सीक्वेंशियल या रैंडम वर्क करता है। ये नॉन वोलेटाइल होता है। कौन होता है? मैग्नेटिक मेमोरी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक, अब इसका टाइम एसेस कितना होता है? 10⁻⁻1 सेकेंड। और कितने बिट का होता है? ये 10⁻⁻6 बिट का होता है। ठीक, अब अगला आता है इसका ऑप्टिकल मेमोरीज। और इसका जो मीडियम होता है वो ऑप्टिकल या लेज़र बीम। ठीक है, ये मीडियम होता है इसका। ऑप्टिकल मीडियम होता है या लेज़र मीडियम होता है। ठीक, और ये जो वर्क करता है ये भी रैंडम वर्क करता है। ये भी नॉन वोलेटाइल होता है। इसका टाइम एसेस जो होता है 1 सेकेंड्स का होता है। और इसकी ये होता है 10⁻⁻7 बिट का होता है ऑप्टिकल मेमोरीज। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे मेमोरी टेक्नोलॉजी के। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सीक्वेंशियल और सीरियल एसेस। ठीक, तो ये हम कहते किसे? रैंडम एसेस अलाउज डायरेक्ट एसेस टू एनी एलिमेंट। ये रैंडम एसेस होता है जो अलाउ करता है डायरेक्ट एसेस टू एनी एलिमेंट विदाउट असेसिंग द प्रीसीडिंग वंस। यानी पहले किसी दूसरे उसमें अलाउ नहीं करता, केवल अपने ही एलिमेंट को ये अलाउ करता है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके ऑर्डर्ड एसेस। तो पहला होता है एलिमेंट्स आर असेस्ड इन अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर। पहले से मतलब कि निर्देशित ऑर्डर होते हैं, उसे हम ऑर्डर्ड एसेस कहते हैं। ठीक है, एक उसका अगला कैरेक्टर होता है वन एट अ टाइम असेस। तो इसमें क्या होता है? ओनली वन एलिमेंट कैन असेस एट द टाइम। एक समय में एक ही एलिमेंट असेस हो सकता है, इसको कहते हैं वन एट अ टाइम असेस। इसका नेक्स्ट कैरेक्टर होता है नो डायरेक्ट असेस। कोई भी एलिमेंट इसके डायरेक्ट असेस नहीं कर सकते, प्रोसेस बाय प्रोसेस ही आएंगे। तो इसमें देखिए लिखा है कैन नॉट डायरेक्टली असेस अ स्पेसिफिक एलिमेंट। कोई भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट डायरेक्ट असेस नहीं कर पाते, यानी डायरेक्ट वर्क नहीं कर पाता विदाउट असेसिंग अ प्रीसीडिंग वंस। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये तो था हमारा इसका सीक्वेंस और सीरियल एसेस का। अब हम डायरेक्ट एसेस का पढ़ेंगे, डायरेक्ट या रैंडम एसेस। ठीक, तो वो किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू अ मेथड ऑफ असेसिंग डाटा। ये एक असेसिंग डाटा को रेफ़र करता है, असेसिंग डाटा के मेथड को रेफ़र करता है। और एलिमेंट को डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू असेस और प्रीसीडिंग एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस। उसके एलिमेंट्स को, प्रीसीडिंग एलिमेंट्स को सीक्वेंस वाइज यानी स्टेप बाय स्टेप वाइज अलाउ करता है। उसके मतलब कि इट रेफर्स अ मेथड ऑफ असेसिंग डाटा। किसी भी डाटा के उसके किसी भी डाटा, जैसे कोई ए डाटा है, उसका A1 एलिमेंट है, वो जो आएगा वो कैसे आएगा? तो सीक्वेंस वाइज आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो उसे हम रैंडम और डायरेक्ट एसेस कहते हैं। अब इसे कैरेक्टर्स में आते हैं। ठीक है, तो कैन असेस अ स्पेसिफिक एलिमेंट डायरेक्टली विदाउट असेसिंग अदर।
इसके जो स्पेसिफिक एलिमेंट होते हैं वो डायरेक्टली वर्क करते हैं स्टेप बाय स्टेप जाने के बजाय। असेस टाइम इज टिपिकली कांस्टेंट। इसका जो टाइम होता है वो टिपिकली कांस्टेंट टाइम होता है, मतलब कि किसी भी विशेष लोकेशन में पहुंचने के लिए इसका फिक्स टाइम होता है कि ये सीधा, जैसे कोई भी डाटा है, ये मैं आपको भी फिगर द्वारा आपको एक्सप्लेन करूँगा। कोई भी डाटा वो यूज़र टू सीधा जो मेन लोकेशन है वहीं पर जाएगा, तो वो डायरेक्ट एक्सेस होता है। फिर यूज़र से यूज़र 1, फिर यूज़र 2, फिर यूज़र 3, ऐसे करते करते वो जो मेन लोकेशन है वैसे जाएगा, तो वो सीक्वेंशियल एक्सेस है। ठीक है, मैं अभी आपको फिगर द्वारा समझाऊंगा। अगला है कैन असेस एलिमेंट्स इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट इसका असेस हो सकता है, कोई फिक्स्ड नहीं है कि इसी ऑर्डर में जाएगा या उस ऑर्डर में जाएगा। ठीक, आइए अब यहाँ पे देखिए मैंने फिगर बनाया हुआ दोनों का। ये सीक्वेंशियल असेस है, ये डायरेक्ट असेस है। ये रीड एंड राइट हेड को लेता है और ये भी रीड एंड राइट हेड को लेता है, यानी ऐसा भी डाटा ले लेगा जो रीडिंग मोड में, और ऐसे भी डाटा लेता है जो राइटिंग मोड में। दोनों तरह का डाटा ये ले लेता है। लेकिन ये कैसे जाता है, ये जाता है यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से इसके पास आएगा, जैसे यूज़र से स्टार्ट हुआ और ये एंड यूज़र तक जाना है इसको, तो यूज़र से यूज़र 1, फिर यूज़र 2, फिर यूज़र 3, फिर एंड यूज़र। ये कौन सा करता है, ये सीक्वेंशियल असेस करता है ऐसा। लेकिन जो डायरेक्ट असेस है वो यूज़र से सीधा एंड यूज़र पे डाटा लेके आ जाता है, बाकायदा यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 के। ठीक है, अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के टाइप्स। ठीक, तो ये होता है मेन मेमोरी के टाइप्स में दो आते हैं, एक आता है रैम और दूसरा आता है रोम। रैम किसे कहते हैं, रैम कहते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को, और रोम कहते हैं हम रीड ओनली मेमोरी को। ठीक है, अब इसमें देखिए इसके टाइप्स में आता है डी रैम, DDR रैम, एस रैम, ऐसे आता है प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, ऐसे करके इसके और टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक, तो यहाँ देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम को। ठीक है, तो रैम है इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट टेम्परली स्टोर्स डाटा एंड एप्लीकेशन वाइल अ कंप्यूटर इज़ रनिंग। ये रैम जो होता है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये टेम्पररी, ये कंप्यूटर की मेमोरी है और ये टेम्पररी स्टोर डाटा करता है, डाटा को टेम्पररी स्टोर करता है। यानी जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउज़र से कोई भी डाटा निकाला, उसे रीड कर लो, ठीक है, जब तक तो मेरे स्क्रीन पर रहेगी। अगर मैंने कंप्यूटर को टर्न ऑफ किया तो वो डाटा वहाँ से जा चुका होगा। तो इस तरह का जो काम करता है वो रैम करता है, यानी ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, अब देखिए अब इसके कैरेक्टर स्केच में जो यहाँ पे लिखा है व्हेन द कंप्यूटर इज़ रनिंग, जब तक कंप्यूटर काम कर रहा है जब तक ही ये करेगा, वरना नहीं तो फिर ये हटा देता है उस डाटा जो ओपन पीछे खुली हुई फाइल होती है उसे। ठीक, अब इसके कैरेक्टर स्केच है डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज़ पावर ऑफ। डाटा गायब हो चुका, लॉस हो चुका होगा जब आपका कंप्यूटर पावर ऑफ होगा। ठीक, अगला है डाटा कैन बी रीड एंड राइट क्विकली। ये किसी भी डाटा को पढ़ लेगा या रीड कर लेगा या राइट कर लेगा बहुत जल्द, लिख लेगा या पढ़ लेगा बहुत जल्द। ठीक, डाटा इज स्टोर्ड ओनली वाइल अ कंप्यूटर इज़ रनिंग। डाटा जब तक आपके कंप्यूटर में स्टोर रहेगी जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, कंप्यूटर ऑफ होते ही डाटा लॉस हो चुका होगा। ठीक, अब आइए इसके फंक्शंस में आते हैं रैम के। रैम स्टोर्स द एप्लीकेशन एंड करेंटली यूज इन यूज़। रैम जो है स्टोर्स को एप्लीकेशन को स्टोर करता है और डाटा को स्टोर करता है जब तक कि हमारा कंप्यूटर करंट में यूज़ हो रहा होता है। अगर वो ऑफ हुआ तो वो डाटा लॉस। ठीक, अगला है रैम टेम्पररी होल्ड्स डाटा बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन डिवाइसेस। रैम क्या करता है, टेम्पररी डाटा को मतलब कि संभाल के रखता है। ठीक, डाटा कैन एक्ट एज अ कैचे और फ्रीक्वेंटली असेस डाटा। जो रैम है वो एक्ट कैसे करता है, ये कैचे मेमोरी द्वारा। कैचे मेमोरी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट असेसिबल मेमोरी होती है, उसके द्वारा ये डाटा को असेस करता है। ठीक, अब इसके टाइप्स में आते हैं। टाइप्स में आता है पहले डी रैम। तो डी रैम कहते हैं हम डायनामिक रैम को, यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को। ये इसके
यहाँ पे इन्होंने दिया है मोस्ट कॉमन टाइप रिक्वायर्ड पीरियोडिक फ्रेशर्स। ये बहुत कॉमन टाइप होता है रैम का जो कि पीरियोडिक फ्रेशर्स इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आता है अगला एस रैम। एस रैम कहते हैं स्टैटिक रैम को, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को। ये फास्टर होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है और लेस ये कॉमन, यानी बहुत कम दिखता है, फास्टर होता है और ज़्यादा अगर मतलब कि ज़्यादा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। अगला आता है DDR रैम। DDR कहते हैं डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, ये होता है ट्रांसफर्स डाटा एंड बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग क्लॉक एज, यानी डाटा को ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन इसमें इसकी ये गारंटी नहीं होती कि वो राइज करेगा या फॉल करेगा डाटा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है रैम की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है, यानी उसकी कुछ खास चीज़ें होती है। कैपेसिटी की बात करें तो मेज़र इन बिट्स, यानी जैसे बाइट्स में ये मेजर करता है कैपेसिटी को, जैसे 8 बाइट से लेके 16 बाइट, 8 बाइट से 16, 8 GB से 16 GB तक। ठीक है, गीगाबाइट इस तरह। अब स्पीड को अगर मेज़र करें तो ये स्पीड करता है MHz में, यानी मेगा हर्ट्ज़ में, यानी इसकी स्पीड होती है जैसे 2400 मेगा हर्ट्ज़ से लेके 3200 मेगा हर्ट्ज़ तक। ठीक, अब इसकी लेटेंसी की बात करें कि कितना टाइम लेता है, तो टाइम टेकन फॉर डाटा टू बी असेस, डाटा को असेस करने में मतलब कुछ ही टाइम लेता है और वो डाटा को रन करा के यानी असेस करा के दिखा देता है। ठीक, अब आइए अगला टॉपिक है मेरा रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एक टाइप है। ठीक है, यानी ये ऐसा है कि जैसे हमने किसी भी उसको फाइल को क्रोम ब्राउज़र से लिया, एक मिनट, किसी भी फाइल को मैंने क्रोम ब्राउज़र से लिया, ठीक है, तो उस फाइल को मैं रीड कर रहा हूँ। अब मुझे लगी कि भाई ये फ़ाइल मेरी इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे कि उस फाइल को उठा के अपने पीसी में सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो वो मेरे पीसी में ऑलरेडी सेव है। अब चाहो मैं कंप्यूटर ऑफ भी कर दूँ, ठीक है, तो कंप्यूटर मैंने ऑफ़ कर दिया, हमारे कंप्यूटर में सेव हो चुकी है चीज़, मैंने कंप्यूटर ऑफ़ कर दिया। उसका जब मैं वापस उसे ऑन करता हूँ तो मैं उस फाइल को जिस भी नाम से मैंने सेव करा, जैसे मैंने इसको ए नाम से फाइल का नाम दिया हुआ है, ए नाम से मैंने इसको अपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है, तो ए नाम से मैं अपनी फ़ाइल ढूंढ लूँगा तो मेरी वो फाइल सामने आ जाएगी और वो मतलब कि मेरा इस प्रकार वो डाटा मेरा नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है, ये क्या आता है डेट परमानेंटली स्टोर डाटा इन सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। ये सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन पे डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है, जब तक स्टोर करता है जब तक कि यूज़र उसे डिलीट ना करे। यूज़र या प्रोग्रामर, वो यूज़र या प्रोग्रामर कौन, जो कंप्यूटर को हैंडल कर रहा है वो। ठीक, अगला इसके अब आते हैं हम इसके करेक्टर्स में। करेक्टर स्केच ऑफ रोम। पहला है डाटा रिमेन्स इवन व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। डाटा फिर भी रहेगा चाहे हमारा कंप्यूटर टर्न्ड ऑफ हो जाए। डाटा कैन ओनली बी रीड नॉट रिटन और मॉडिफाइड। डाटा को ये ओनली रीड कर सकता है, रिटर्न नहीं कर सकता और मॉडिफाई ये नहीं कर सकता। कौन नहीं करता, रोम नहीं करता, क्योंकि ये करेक्टर स्केच रोम का है। डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली इवन व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। ये वही बात है कि डाटा को हमेशा परमानेंटली स्टोर करके रखता है जब कि ये चाहे वो मेरा कंप्यूटर टर्न्ड ऑफ क्यों ना हो जाए। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। इसका पहला टाइप है एम रोम यानी मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। ये होता है डाटा फिजिकली एनकोडेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो होता है वो मेरा डाटा फिजिकली एनकोडेड होता है, उसे हम मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी यानी एम रोम कहते हैं। ठीक है, अब आता है पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें होता है डाटा कैन बी रिटन वंस बाय अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामेबल उसे कहते हैं जब कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी यूज़र उस डाटा को लिख रहा होता है, वो एक ही बार लिखेगा, उसके बाद तो बार बार लिखेगा नहीं, तो उस टाइप के डाटा को हम प्रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अगला आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी
EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो वो कहते हैं डाटा कैन बी इरेज्ड और रीप्रोग्राम्ड, ऐसा डाटा जिसे कि हम मिटा सके यानी इरेज कर सके, डिलीट कर सके, और यानी तो उसमें रीप्रोग्राम्ड यानी उसका अपडेट, नया अपडेट वगैरह जो होती है, जो रीप्रोग्राम्ड होता है, उस तरह के डाटा को हम EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अगला आता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी EEPROM। ये कहते हैं डाटा कैन बी इरेज्ड और रीप्रोग्राम इलेक्ट्रिकली, यानी ऐसा डाटा, ये जो है ऐसा डाटा जिसे हम इरेज कर सके या उसे डिलीट कर सके और रीप्रोग्राम कर सके बाय इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ EPROM में डिफरेंस और EEPROM में डिफरेंस। ठीक, ये क्या होता है, ये जो EPROM है यानी EPROM जो है, उसमें क्या होता है कि कोई भी डाटा है उसे आप जैसे सिंपल, जैसे हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी का इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, तो उसे आप मतलब कि रिप्लेस कर सकते हैं, यानी उसे डिलीट कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चाहे हैंड रिटन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ये जैसे EEPROM है, इसमें क्या है कि इसके अंदर जो भी डाटा हमारा स्टोर होगा कंप्यूटर के अंदर, वो जैसे किसी भी दो मेंबर के बीच का जो एक वो होती है ना, जजमेंट टाइप होता है, हाँ, एग्रीमेंट टाइप, तो उसे हम EEPROM कहते हैं। यानी उसे जो है वो दोनों बंदों के सहमति से, और जब वो इलेक्ट्रिकली जब वो डिलीट होता है, तब हम उसे EEPROM कहते हैं। ठीक, अब देखिए फ्लैश रोम कहते हैं अ टाइप ऑफ EEPROM दैट कैन बी इरेज्ड और रीप्रोग्राम्ड इन ब्लॉक्स। फ्लैश रोम इसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसे हम रिमूव करते हैं यानी इरेज करते हैं या रिप्लेस करते हैं ब्लॉक्स में, तो उसे हम फ्लैश रोम कहते हैं। ठीक है, आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रोम स्पेसिफिकेशन। इसकी कैपेसिटी क्या होती है, इसकी कैपेसिटी होती है, ये भी बाइट्स में होता है। ये देखिए जैसे 128 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट या 4 मेगाबाइट, इस तरह होता है ये। एक्सेस टाइम कितना होता है, टाइम टेकन टू रीड डाटा, यानी 50 नैनोसेकंड से लेके 100 नैनोसेकंड तक ये टाइम कर लेता है किसी भी डाटा को रीड करने में। अब सिक्योरिटी फीचर्स में कहें तो बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स, इंक्रिप्शंस और सिक्योर बोट। इसमें क्या होता है कि बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स होता है, यानी वो जो उस सिस्टम में हम पहले से इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स उसमें दिया होता है। ठीक है, अब देखिए अब हमारा ये टॉपिक है एक, यहाँ क्या है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ इन्होंने बात करी है हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क कैपेसिटी किसके, वेरिएबल कैपेसिटी है। अब यहाँ देखिए यूजुअली इंटीग्रेटेड इनटू पीसी में यूजुअली इंटीग्रेटेड है, वेरी रोबस्ट है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, स्लोअर कंप्यूटर परफॉर्मेंस व्हेन डिस्क इज़ फुल। स्लोअर कंप्यूटर जब परफॉर्म करेगा जब हमारी डिस्क फुल हो जाएगी। अगला है इसकी यूजेस क्या है, प्राइमरी यूजेस, टू स्टोर डाटा इन फाइल्स, टू स्टोर सॉफ्टवेयर, तो किसी भी डाटा और फाइल को स्टोर करने में हेल्प करता है या उसके सॉफ्टवेयर को स्टोर करने में हेल्प करता है। स्टोरेज मैकेनिज्म क्या है इसकी, मैग्नेटिक। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार है हमारा पेन ड्राइव आता है। पेन ड्राइव की कैपेसिटी क्या है, यह है 1 GB से लेके 256 GB तक। ठीक, अब इसकी एडवांटेज क्या है, ये पोर्टेबल, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, स्मॉलर और फास्टर एंड रिलायबल, यानी ये पोर्टेबल है, जैसे इसे हम कहीं से एक प्लेस से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, बहुत बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी है ये। स्मॉलर साइज में काफ़ी छोटा होता है
फास्टर, बहुत फास्ट होता है, इसकी वर्किंग बहुत फास्ट होती है, और रिलायबल यानी विश्वसनीय होता है। ठीक, इसकी डिसएडवांटेज है मोस्ट यूएसबी फ्लैश ड्राइव डू नॉट इंक्लूड अ राइट प्रोटेक्ट मैकेनिज्म ड्यू to its small size they can easily be misplaced or lost। यानी यूएसबी फ्लैश ड्राइव के द्वारा अगर कोई भी डाटा अगर हमारी मिसप्लेस होती है, लॉस होती है, तो वो वापस नहीं आ सकती। ठीक, अब देखिए, और इसमें क्या इसकी प्राइमरी यूजेस टू स्टोर डाटा इन फाइल्स फॉर ट्रांसफरिंग डाटा इन फाइल्स, किसी भी डाटा और फाइल को स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करने में ये हेल्पफुल है। ठीक, इसकी स्टोरेज मैकेनिज़्म ये भी मैग्नेटिक है। ओके, अब अगला आता है मेरा CD रोम या CDR या CDRW। ठीक है, यानी CD रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी क्या है 650 MB से लेके 700 MB तक। ठीक, इसकी एडवांटेज क्या है, पोर्टेबल है, ये भी पोर्टेबल है, मीडियम स्टोरेज कैपेसिटी है, ये इनएक्सपेंसिव है, महंगा नहीं है ये। ठीक, सम टाइप्स जैसे CD रोम कैन बी रीयूज्ड, इसका हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक, और क्या है, कैन बी यूज्ड इन सर्टेन मॉडल्स, ये अलग अलग मॉडल में यूज़ होता है DVD प्लेयर्स के। ठीक है, अब देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, सम ओल्डर कंप्यूटर्स कैन नॉट रीड CDRW। ठीक है, CD रोम को मतलब कि ओल्डर कंप्यूटर मीडिया रीड नहीं कर पाता। CDR को डिस्कार्ड राइट वंस, एक बार ही उसे डिस्कार्ड करते हैं, मीन्स वंस डाटा इज कॉपीड टू अ न्यू और एडिशनल डाटा कैन नॉट बी एडेड। अगर उसमें एक डाटा अगर कॉपी हो गया तो आप उसमें दूसरा डाटा या एडिशनल डाटा कॉपी नहीं कर सकते, इसको वो डिस्कार्ड करता है। ठीक है, मना करता है। इसकी प्राइमरी यूज़ है टू स्टोर अचीव मटेरियल फ्रॉम हार्ड डिस्क के अचीव मटेरियल से स्टोर नहीं करता। टू स्टोर स्कैन फाइल्स, फाइल को स्कैन करने में स्कैन करता है, स्टोर करता है। टू स्टोर एप्लीकेंट्स फ्रॉम द इंटरनेट से एप्लीकेशंस को स्टोर करता है। ठीक, अब इसकी स्टोरेज मैकेनिज़्म जो है वो ऑप्टिकल है। ठीक है, ऐसे ही आता है मेरा DVD रोम, यानी DVD-RW DVD-R, ये DVD-RW का है, DVD रोम का है, DVD-R का है, सारी एक ही बात है। ये 4.6 गीगाबाइट से लेके 8.5 गीगाबाइट का होता है इसकी कैपेसिटी। ये लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है। सम टाइप्स जैसे DVD-RW ये सब होता है। इसके होते हैं कैन बी रीयूज़ और री राइटेबल, इसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं और फिर से इसमें री राइट यानी फिर से इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, री राइटेबल होता है, रीयूजेबल और री राइटेबल। कैन बी यूज्ड इन सर्टेन मॉडल्स ऑफ DVD प्लेयर के कुछ ही सर्टेन मॉडल्स में इसका यूज़ होता है। इसकी डिसएडवांटेज, नॉट ऑल कंप्यूटर्स कैन रीड DVD और RW डिस्क। DVD-R और DVD-RW डिस्क को सारे कंप्यूटर रीड नहीं कर सकते। मतलब वंस डाटा इज़ कॉपीड टू इट न्यू एप्लीकेशंस कैन नॉट बी एडेड, यानी ये ऊपर वाली बात है कि अगर एक बार डाटा इसमें कॉपी हो गया तो दूसरा एडिशनल डाटा ये कॉपी नहीं करता। ठीक, और ये किसकी तरह सेम होता है, ये CD रोम या CDR या CDRW के तरह ही इसके सारे प्राइमरी यूजेज, यानी ये ऊपर वाले सारे प्राइमरी यूजेज इसमें भी कॉपी होता है। ठीक, अब इसका जो स्टोरेज मैकेनिज़्म है ये ऑप्टिकल है। ओके, अब अगला आता है मेरा मैग्नेटिक टेप। ठीक, मैग्नेटिक टेप किसे कहते हैं, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी है मेरी 20 गीगाबाइट से लेके 0 TB तक। ठीक, गीगाबाइट से लेके TB तक है। अब देखिए एडवांटेज इसका है, वेरी लार्ज स्टोरेज, बहुत बड़ी स्टोरेज है इसकी। डिस्क आर ड्यूरेबल, इसके डिस्क जो है ड्यूरेबल है। रोबस्ट एंड रीराइटेबल, ये रीराइटेबल है, इनएक्सपेंसिव, महंगा नहीं है ये भी। डिसएडवांटेज है, डाटा कैन नॉट बी असेस्ड इमीडिएटली, आप इमीडिएटली डाटा असेस नहीं कर सकते। यानी जैसे जिसमें
जैसे पुराने टाइम का जो कैमरा होता था उसमें जो एक रील लगती थी, वो तुरंत ही, जैसे आजकल का कैमरा है, हम फ़ोटो लेते हैं और उसको मतलब कि देख लेते हैं कि हाँ मेरी फ़ोटो सही आई नहीं आई। पहले क्या होता था कि पहला का जो पुराने टाइम का कैमरा था उसमें एक रील लगती थी, तो उसमें पहले उसकी नेगेटिव बनती थी, फिर नेगेटिव को फिर उसको मतलब कि रीडेवलप करके फिर फ़ोटो तैयार होता था, फिर पता चलता था कि हमारी फ़ोटो ठीक है या नहीं है। तो उस तरह का काम कुछ ये करता है। ठीक। रिक्वायर्स टेप ड्राइव। टेप ड्राइव की आवश्यकता होती है, वही टेप ड्राइव है जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। एंड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की इसमें आवश्यकता पड़ती है। टेप ड्राइव फॉर लार्ज कैपेसिटी टेप्स कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। और ये बहुत बड़े कैपेसिटी में इसको टेप्स की आवश्यकता पड़ती थी, और ये जो कि बहुत महंगा पड़ता था। ठीक है। अब देखिए, अब इसकी प्राइमरी यूज़ है टू स्टोर फाइल को स्टोर करता है। आइडियल फॉर लार्ज स्केल के लिए ये आइडियल है। बैकअप ऑपरेशंस के लिए, पर्टिकुलरली फॉर सर्वर के लिए भी ये आइडियल है। अब इसका जो स्टोरेज मैकेनिज़्म है वो मैग्नेटिक है। ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ तक डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज एंड इट्स फीचर्स, ये मैंने आज आपको क्लियर किया। ठीक है। आइए अब हमारा लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी हियरार्की। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, एक मिनट। इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी हियरार्की। तो मेमोरी हियरार्की कहते हैं, मेमोरी हियरार्की इज अ क्रूशियल इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एज इट इनेबल्स इफिशिएंट डाटा असेस और प्रोसेसिंग। यानी इफिशिएंट, बहुत जल्दी इसमें डाटा असेस हो जाता है और प्रोसेस हो जाता है, उसे हम मेमोरी हियरार्की कहते हैं। और ये क्रूशियल कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है। ठीक। अब इसके जो इम्पोर्टेंट की मतलब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है, पहला है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। यानी अ वेल डिज़ाइंड मेमोरी हियरार्की होता है ये। मिनिमाइज असेस टाइम, यानी एक अच्छे टाइम को मिनिमाइज़ कर देता है और मैक्सिमाइज़ कर देता है डाटा ट्रांसफ़र रेट को मिनिमाइज़ भी कर सकता है और मैक्सिमाइज़ भी कर सकता है। लीडिंग टू फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स, यानी एग्जीक्यूशंस बहुत छोटे प्रोग्राम को आसानी से ये रन करा लेता है। ठीक। इफ़िशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन by storing frequently accessed data in smaller faster memory, the memory hierarchy optimize resource uses and reduce memory cost। यानी इसमें कह रहा है कि जो ये होता है इफ़िशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इसमें क्या है, स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली असेस डाटा को ये स्टोर करता है इन स्मॉलर और फास्टर मेमोरी में। द मेमोरी हियरार्की ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूजेस, मेमोरी हियरार्की जो ये ऑप्टिमाइज़ करता है रिसोर्स यूजेस को। ठीक है। एंड रिड्यूस मेमोरी कॉस्ट, और मेमोरी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। अगला होता है स्केलेबिलिटी। द मेमोरी हियरार्की अलाउज द स्केलेबिलिटी, यानी इनेबल्स सिस्टम और हैंडल इंक्रीज डाटा डिमांड्स। सिस्टम को इनेबल कर देता है और हैंडल करता है डाटा डिमांड को बढ़ाने में, विदाउट सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, किसी भी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस को घटाए बगैर। ठीक। अगला पॉइंट होता है मेरा पावर कंजम्पशन। द मेमोरी हियरार्की हेल्प्स रिड्यूस पावर कंजम्पशन एंड मिनिमाइज द नंबर ऑफ मेमोरी असेस्ड बाय यूजिंग लो पावर मेमोरी टेक्नोलॉजी। यानी मेमोरी हियरार्की जो है वो क्या करता है, कंज्यूम करता है पावर को, और नंबर ऑफ मेमोरी असेस, यानी नंबर ऑफ मेमोरी को असेस कराने में, एंड यूजिंग लो पावर मेमोरी टेक्नोलॉजी, और यूज़ करता है लो पावर मेमोरी टेक्नोलॉजी का। ठीक। अगला है कैचे ऑप्टिमाइजेशन। द मेमोरी हियरार्की इज कैचे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ये कैचे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को इनेबल कर देता है, यानी एक्टिव कर देता है। कैचे ब्लॉकिंग एंड प्री फैचिंग द फर्दर इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी कैचे को ब्लॉकिंग और प्री फॉर्मिंग, जो पहले के डाटा में जो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई थी
वो कैचे मेमोरी को यानी कैप्चा ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करके उसमें इम्प्रूवमेंट मोर एंड मोर करने की कोशिश करता है। ठीक, अगला पॉइंट है पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी मेमोरी हायरार्की सपोर्ट्स अ पैरेलल प्रोसेसिंग और बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल लेवल ऑफ मेमोरी, यानी ये सपोर्ट करता है पैरेलल प्रोसेसिंग को और मल्टीपल लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग को। ठीक है, अलाउ फॉर कॉन्करेंट डाटा एक्सेस। ठीक है, कॉन्करेंट डाटा एक्सेस को अलाउ करने में हेल्पफुल है। कॉस्ट इफिशिएंट, ठीक, कॉस्ट इफिशिएंट है बाय यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल फास्ट मेमोरी और लार्जर स्लोअर मेमोरी। ये कम्बिनेशन है स्मॉल फास्ट मेमोरी का, यानी छोटा और स्मॉल यानी छोटा और फास्ट मेमोरी का, और लार्जर यानी बड़ा और स्लोअर मेमोरी का कम्बिनेशन है ये। द मेमोरी हायरार्की प्रोवाइड्स अ कॉस्ट इफिशिएंट सॉल्यूशन। यही कारण है कि मेमोरी हायरार्की जो है ये प्रोवाइड करता है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन को। ठीक है, और मेमोरी इंटेंसिव एप्लीकेशन के लिए। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा है द मेमोरी हायरार्की प्लेज अ वाइटल रोल इन अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन परफॉर्मेंस। यहाँ क्या है, मेमोरी हायरार्की एक वाइटल रोल अदा करता है किसमें, परफॉर्म करने में, पावर कंजम्पशन एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ तक का टॉपिक था, ये जो मैंने आपको सारे टॉपिक बताए, यहाँ तक मेरा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये देखिए इस तरह यहाँ से मैंने चैप्टर 3 आज आपको कंप्लीट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।